नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 8th क्लास हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी की किताब वसंत भाग 3 का पाठ 16वां पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इस पाठ के लेखक का नाम रामचंद्र तिवारी है। इस कहानी में हम पानी के बारे में जानेंगे। पानी का उद्भव, पानी की संरचना और उसके अनेक रूपों का सुंदर वर्णन हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। बच्चों, ये कहानी जो है, पानी की कहानी रामचंद्र तिवारी ने लिखी है और इस पाठ के ये लेखक हैं। इन्होंने पानी के उद्भव, उसकी संरचना, उसके रूपों आदि का सुंदर चित्रण किया है और ये कहानी विज्ञान विषय पर आधारित है और इस कहानी में पानी की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन भी बड़े सरल तरीके से दिया गया है। बच्चों, इस पानी की कहानी में हम पढ़ेंगे कि एक ओस की बूंद है, वह अनेक अवस्थाओं से होकर सौरमंडल, वायु, बादल, समुद्र, ज्वालामुखी, नदी और नल से होते हुए पेड़ के पत्ते तक की यात्रा करती हैं और ये ओस की बूंद अपनी कहानी स्वयं सुनाती हैं। तो इस ओस की बूंद जब अपनी कहानी स्वयं सुनाती हैं तो वह लेखक से अपनी जान बचाने के लिए सहायता मांगती हैं। जब उससे सहायता मांगती तो लेखक उससे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछता है और जब लेखक पानी की बूंद से अनेक प्रश्न पूछता है तो पानी की बूंद उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपने विषय में बताना प्रारंभ करती हैं। वह उसके विषय में बताती हैं कि उसने कौन कौन सी यात्राएं की हैं। वह अपने और पृथ्वी के जन्म के विषय में जानकारी देती हैं। तो लेखक पानी के विषय में जानकर बहुत हैरान हो जाता है। तो आइए बच्चों, आज हम पानी की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। कहानी के लेखक हैं रामचंद्र तिवारी। मैं आगे बढ़ा ही था कि झाड़ी पर से मोती की एक बूंद मेरे हाथ आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बोल रहा होगा। चारों ओर चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण आ गए हैं और वे दोनों हिल रहे हैं और ये स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो जैसे वो बोल रहे हैं। लेखक कह रहा है कि मैं जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहा था तो एक बेर की जो झाड़ी थी उससे एक बूंद मेरे हाथ में आकर गिर पड़ी। तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने उस ओस की बूंद को मेरी कलाई पर से सरकते हुए देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। थोड़ी देर तो मेरी दृष्टि उसके ऊपर ही ठहर ठहर गई और थोड़ी देर के बाद मुझे सितार के तारों की झंकार सुनाई देने लगी, मधुर स्वर सुनाई देने लगा। तो मैं इधर-उधर देखने लगा, मुझे लगा कोई बैठकर गा रहा होगा, कोई होगा आस-पास में। चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर उसे पता चला कि वो जो स्वर था वो उसकी हथेली से ही आ रहा था। ध्यान से देखने पर पता चला कि दो दो बूंदें जो है ओस की वो आपस में टकरा रही हैं और उसी से वो स्वर निकल रहा है और मानो आपस में वो मेरे से बात करना चाहती हैं। उसकी सुरीली आवाज़ सुनकर मैंने कहा, आवाज़ सुनी, आवाज़ में मैंने सुना, लेखक कह रहा है कि उसकी जो सुरीली आवाज़ थी ओस की, तो मैंने उसमें सुना कि वो जैसे मुझे बुला रही है, सुनो सुनो। तो मैं चुप था। फिर से आवाज़ आई, सुनो सुनो। अब मुझसे रहा नहीं गया। लेखक कहता है कि मेरे से रहा नहीं गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। तो ओस की बूंद जैसे प्रसन्नता से खिल उठी और हिलने लगी और उसने कहा कि मैं ओस हूँ। तो मैंने कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ, लोग मुझे पानी भी कहते हैं, जल भी कहते हैं। ओस की बूंद ने कहा। तो लेखक कहता है कि ये भी मैं जानता हूँ। तो ओस की बूंद ने कहा, मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। तो लेखक कहता है, मैंने उसे कहा कि झूठी, और बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? मैंने उससे इस तरह से डांटते हुए बोला। तो बूंद फिर से हिली और मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। बूंद एकदम से हिल गई और जैसे ही मैंने कहा कि झूठी, पानी के बेर के पानी से क्या सॉरी बेर के पेड़ से क्या फव्वारा निकलता है, तो उसको मेरे इस अविश्वास से दुख हुआ हो। तो उसने मुझे कहा, सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर-उधर घूम रही थी और मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती एकाएक निकल पड़ी, ठीक है ना? पकड़ी गई। वो बता रही हैं कि मैं बहुत दिनों से इस भूमि के अंदर घूम रही थी और पानी के जो कण थे, पानी की जो बूंदें थी, उनको टटोलते हुए फिर रही थी ज़मीन के अंदर, तो एकाएक मैं जड़ की पकड़ में आ गई। तो लेखक ने उससे पूछा, कैसे? तो वह उसे बताती है कि वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, उसने कहा कि वो जो बेर का पेड़ है ना, उसे तुम देख रहे हो, वो ऊपर से जितना बड़ा है ना,
उससे भी बड़ा वो पृथ्वी के अंदर भी है, उतना ही बड़ा वो पृथ्वी के अंदर भी है। उसकी जड़ें, उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें, जड़ों के रोए, वे रोए जो होते हैं ना, जड़ों में जो छोटे-छोटे रोए होते हैं, वो बहुत ही निर्दयी होते हैं। वे मुझ जैसे असंख्य जल कणों को अपने अंदर बलपूर्वक खींच लेते हैं और वो पृथ्वी के अंदर ले आते हैं। फिर उसके बाद वो वो उसके बाद कुछ कण तो पेड़ के अंदर एकदम से पेड़ उनको खा जाते हैं, और कुछ कण जो होते हैं उनको छीन कर बाहर निकाल दिया जाता है। क्रोध और घृणा से उसका शरीर काँप उठा। जैसे ही लेखक बता रहा है कि जैसे ही पानी की बूंद ने ये बात कही, तो उसका स्वभाव था, वो क्रोध और घृणा से भर उठा और उसका शरीर भी काँपने लगा, वो गुस्से में आ गई। तो वो कहती है, तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यों ही हो गए? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। लेखक कहता है कि वो यूँ कह रही थी कि तुम क्या समझते हो कि ये पेड़ अपने आप ही बड़े हुए हैं? नहीं, मेरे असंख्य साथियों ने, असंख्य बंधुओं ने, अपने रिश्तेदारों ने इसके लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। तो मैं उसकी कहानी को अच्छे से सुन रहा था, बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। हाँ, मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए में से मेरा शरीर छू गया। मैं काँपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। तो वो कहानी सुनाती हुई कहती है कि हाँ, मैं जब भूमि के अंदर खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से घूम फिर रही थी, तो मेरा शरीर दुर्भाग्य से जो जड़ का रोया था उससे टच हो गया, उससे छू गया, और तो मैं उससे काँप गई। जैसे ही मेरा शरीर रोए से छुआ, तो मेरा शरीर काँपने लगा और मैं दूर भागने का प्रयत्न करने लगी, लेकिन वो मुझे पकड़ के रखे थे, और वो रोए ऐसे निर्दयी होती कि एक बार उनकी पकड़ में आ जाए तो वो छोड़ना नहीं जानते हैं, और मैं रोए के द्वारा जड़ के अंदर खींच ली गई। फिर क्या हुआ? लेखक ने उससे पूछा कि फिर क्या हुआ? तो जो बूंद थी उसकी उत्सुकता बढ़ गई। बूंद को बताने की जो उत्सुकता थी अपने बारे में, वो उसकी उत्सुकता बढ़ गई। वो बताती है, मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद देखा, ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है, कोई मानो हाथ पकड़कर आगे खींच रहा है। मेरा एक भाई वहाँ लाया गया था पहले से, उसके साथ स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। एक आगे और आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच में पीस चली थी। वो जड़ बताती है कि जब रोया ने मुझे अपने अंदर खींचा, तो मैं वो पानी की बूंद बताती है कि जब रोए ने मुझे अपने अंदर खींचा, तो मैं उस जड़ के अंदर चली गई। अब जैसे ही मैं जड़ के अंदर गई, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं काली कोठरी में बंद कर दी गई हूँ। एक तरफ से मुझे आगे वाली पानी की बूंद खींच रही थी, तो दूसरी तरफ से दूसरी पानी की बूंद मुझे धक्का दे रही थी, और मैं उन दोनों के बीच में पिस गई थी। और मेरा जो भाई था, वो पानी की एक बूंद और थी, जो मेरा भाई था, उसको जगह देने के लिए मुझे दबाया जा रहा था, क्योंकि पीछे पीछे उसको भी लाया जा रहा था। आगे एक भाई को और लाया जा चुका था। मैं लगभग 3 दिन तक ये सांसद भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे-नन्हे छेदों में से होकर जैसे-तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा कि पत्ते पर बहुत ही पहुँचते ही उड़ जाऊँगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य हमें उड़ने की शक्ति देते हैं, जा चुके हैं। वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है। मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अब वो बताती है कि लगभग 3 दिन तक मैं ये कष्ट भोगती रही। सांसत यानी कष्ट। मैं कष्ट भोगती रही, नन्हे पत्तों के छेदों में से होकर जैसे-तैसे जान बचाकर बाहर आई। बाहर मैंने सोचा कि बाहर पहुँचते ही मैं उड़ जाऊँगी, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली, तो पता चला कि सूर्य अस्त हो चुका था। अब जब सूर्य अस्त हो चुका है, तो सूर्य से हमें उड़ने की शक्ति ही नहीं मिलेगी। तो मैंने अपने आप को अपने भाग्य पर भरोसा करके पत्तों पर ही सिकुड़े रखा। अभी अभी जब तुम्हें देखा, तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी हूँ। तो वो उसकी बूँद कहती कि अब जब मैंने सूर्य को नहीं देखा और तुम्हें देखा, तो मेरी जान में जान आई और तुम्हारे हाथ पर आ गई। इस दुःख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो, कोई पत्ता तुम्हें छू नहीं सकेगा। तो लेखक कहता है कि उसकी दुःखपूर्ण और भावपूर्ण कहानी सुनी, तो मेरे अंदर मैं बहुत ही उससे प्रभावित हो गया, और मैंने उससे कहा कि जब तक तुम मेरे पास हो, तब तक तुम्हें कोई दूसरा पत्ता नहीं छू सकता, लेखक बता रहा है। तो पानी की बूंद कहती है, भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद। मैं जब तक सूर्य न निकले, तभी तक
रक्षा चाहती हूँ। उसका दर्शन करते ही मुझे उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊँगी, तुम्हारा हाथ तनिक भी नहीं दुखेगा। उसने कहा कि भैया, तुम्हारा बहुत-बहुत धन्यवाद मेरी रक्षा करने के लिए, लेकिन जब तक सूर्य नहीं निकलेगा तब तक ही मैं तुम्हारे हाथ में रहूँगी। उसके बाद मुझे उड़ने की शक्ति मिल जाएगी। जब सूर्य आएगा तो मुझे उड़ने की शक्ति मिल जाएगी और मेरा जो जीवन है वो विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं तुम्हें मेरी कहानी सुनाऊँगी। हाँ, जब तक मैं तुम्हारे हाथ में हूँ तो तुम्हें थोड़ा दुःख भी नहीं होगा, तुम्हें बिल्कुल भार भी नहीं लगेगा। तो लेखक ने कहा कि अच्छा, मुझे सुनाओ। लेखक उससे कहानी सुनने लगता है। वो पानी की जो बूँद थी, ओस की बूँद, वो कहानी सुनाने लगती हैं। वो कहती हैं, बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हद्रजन। हद्रजन यानी हाइड्रोजन। पानी हाइड्रोजन को अपने पूर्वज मानती है। पानी की बूँद हाइड्रोजन को अपना पूर्वज बता रही है। और ओषजन, ओषजन यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पानी के पूर्वज हैं, वह बता रही हैं। नामक 2 गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। वह बता रही हैं आगे। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल-पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ओस की बूंद बता रही कि वे दिन ऐसे थे, उस समय अनेक ब्रह्मांड में उथल-पुथल हो रही थी और अनेक ग्रह उपग्रह अपनी जगह बना रहे थे और नए उपग्रह और ग्रह भी बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब वायुमंडल में नहीं हैं? लेखक ने उससे कहा, ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे नहीं है? तुम्हारे जो पूर्वज है वो अभी सूर्यमंडल में और वायुमंडल में विद्यमान नहीं है? तो उसने कहा, हैं। ओस की बूंद ने कहा, हैं। उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पूर्वज बड़े ही प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। वह बात बता रही हैं। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों पास आता जाता आता जाता था, उसका आकार बढ़ता जाता था। ये सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य काँप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा, पर वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खींचा, संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी का है। ये प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। अब वो पानी की बूंद बता रही हैं कि एक बार की बात है कि प्रचंड आकाश में एक पिंड दिखाई दिया और जैसे ही हम उस पिंड को देखे तो हमारी आंखें चौंधियाने लगी। हम उसकी तरफ देख नहीं पाए और वो पिंड बहुत ही तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था और उसका आकार सूर्य से भी बड़ा था। जैसे-जैसे वो पास में आ रहा था, हमें सूर्य से बड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन ऐसा हुआ कि वह सूर्य से सहस्रों मील दूर था वह पिंड और दूर से ही वह घूम चुका था। लेकिन जैसे ही वो घूमा तो जैसे ही वह उसकी तरफ बढ़ता तो सूर्य से लाखों गुना बड़ा भी दिखाई दे रहा था और उसकी आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य काँप उठा था। मतलब सूर्य भी डर रहा था और ऐसा ज्ञात हुआ कि ग्रह राज से टकराकर सूर्य भी, वो जो बड़ा पिंड था उससे टकराकर सूर्य चूर्ण-चूर्ण हो जाएगा, परंतु वैसा नहीं हुआ। वह सूर्य से सहस्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी आकर्षण शक्ति इतनी खतरनाक थी, इतनी भयानक थी कि सूर्य का एक टुकड़ा टूटकर उसके पीछे-पीछे चला गया, उस प्रकाशित पिंड के पीछे-पीछे चला गया। तो जब वो जो सूर्य का एक टुकड़ा उसके पीछे-पीछे चला गया, तो वह अपना भार सँभाल नहीं सका और वह सूर्य का जो टुकड़ा था, वह कई भागों में टूटकर बिखर गया। उनमें से ही हमारी पृथ्वी भी सूर्य का ही एक टुकड़ा है और हमारी जो पृथ्वी है वो प्रारंभ में आग का गोला था। ऐसा, तो लेखक ने कहा, ऐसा? उसने प्रश्न किया। तो लेखक उससे कहता है, परंतु उन लपटों में से तुम पानी कैसे बनी? तो ओस की बूंद बताती है, मुझे ठीक से पता तो नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले हद्रजन और ओषजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया और मुझे उत्पन्न किया। तो वो कहती है कि मुझे इतना तो पता नहीं, लेकिन इतना मुझे ज़रूर याद है कि अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के कारण मैं उत्पन्न हुई और उन दोनों ने अपना प्रत्यक्ष जो अपना अस्तित्व था, वास्तविक अस्तित्व था, उसे तो गवा दिया और मुझे उत्पन्न किया। अब ओस की बूंद बताती, जब मुझे उत्पन्न किया तो मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को ठोस बर्फ के रूप में पाया। वह कहती है कि पहले तो मैं भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती थी, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही मुझे होश आया तो मैंने बर्फ के रूप में अपने आप को ठोस पदार्थ में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अत्यंत छोटा हो गया, वह पहले से कई 17वाँ भाग रह गया।
वह बताती हैं कि मेरा शरीर भाप रूप में था तो बहुत ही छोटा हो गया था और वो 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर असंख्य साथी बर्फ बने पड़े हैं। उस वो बर्फ की वो ओस की बूंद कहती है कि मैंने उस समय देखा कि मेरे असंख्य साथी मेरे चारों ओर असंख्य जो साथी थे चारों ओर बर्फ रूप में जमे पड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। वह बता रही है, ओस बता रही है, जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में उड़ना, उछलना कूदना आदि के लिए कमर कसे तैयार रहते थे। तो वो ओस की बूंद बताती हैं कि जब सूर्य निकलता था तो हमारा सौंदर्य थोड़ा बिखर जाता था और हमारे कुछ ऐसे साथी थे जो हमेशा उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ना, उछल कूद करना आदि के लिए वो तैयार रहते थे। तो लेखक कहता है कि बड़े ही आनंद का समय रहा होगा वहां पर, बड़े आनंद का। ओस कहती है हाँ, बड़े आनंद का समय था। तो लेखक कहता है कितने दिनों तक? तो वह कहती है कई लाखों वर्ष तक ऐसा समय रहा था। तो लेखक कहता है कई लाख वर्ष? तो वह कहती है हाँ, चौंको नहीं। ओस की बूंद लेखक से कहती है हाँ, तुम चौंको नहीं। मेरे जीवन में 100-200 वर्ष तो दाल में नमक के समान भी नहीं है। वह ओस की बूंद कहती है कि मेरे जीवन में तो जो 100-200 वर्ष है वो दाल में नमक के समान भी नहीं है। इतना कम समय है मेरे जीवन में। ये 100-200 साल तो मेरे जीवन में इतना कम समय है। मैंने ऐसे तो लेखक कहता है कि लेखक सोचता है कि मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जाना अपने आप को धन्य पाया। वो कहता है कि मुझे अपने आप पर गर्व भी महसूस हो रहा था, मैं अपने आप को धन्य भी मान रहा था कि मैंने इतने लंबे दीर्घजीवी से आज बात की और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ती गई। लेखक की जो श्रद्धा थी वो ओस की बूंद के प्रति बढ़ती गई। हम शांति से बैठे एक दिन हवा में खेलने की कहानियां सुन रहे थे। अब ओस की बूंद बता रही है कि हम एक दिन शांति से बैठे हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे। अचानक ऐसा हुआ मानो हम सरक रहे हो। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा? पानी की बूंद बता रही है। इतने दिन आनंद से काटने के बाद अब दुख सहन करने का साहस हम में नहीं था। बहुत पता लगने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे निचले वाले भाई दबकर पानी पानी हो गए। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके सरल तरल शरीर पर हम फिसलते चले जा रहे थे। अब वो पानी की बूंद बता रही कि हम ऊपर का जो बर्फ की जो ऊपरी परत था हम उसमें थे, तो हम तो पिघल चुके थे और थोड़ी सी हलचल हुई तो हमें डर लगा कि अब हमें दुख सहन करना पड़ेगा। फिर पता चला कि हमारे भार के कारण जो हमारे नीचे का जो ठोसपन था पानी का वो तरल रूप में आ चुका था और हम उसके साथ साथ फिसलते जा रहे थे। अब पानी की ओस की बूंद बता रही है, मैं कई मास तक समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सौखनी प्रारंभ कर दी। इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। इस तरह से वो बता रही हैं कि हम समुद्र में इधर उधर घूमते रहे बर्फ के कणों के रूप में। फिर गर्म धारा से भेंट हुई तो गर्म धारा से हमारे शरीर के अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी को सोखना प्रारंभ किया और उसके बाद हम पिघल गए और मैं भी पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वो वर्णनातीत है। पानी की जो बूंद थी वो ओस की बूंद कहती है कि समुद्र का भाग बनकर जो मैंने वो दृश्य देखा उसका वर्णन करना बहुत ही कठिन है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि मैं अभी तक तो समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधव यानी मेरे मित्र, मेरे अपने सगे संबंधी का ही राज्य था। परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है। उनमें निरा नमक भरा हुआ है, उसमें तो केवल नमक ही नमक भरा हुआ है, क्योंकि समुद्र का पानी बहुत खारा होता है। तो उसने कहा कि पहले पहल तो समुद्र का जो खारापन था वो मुझे बिल्कुल ही नहीं भाया, जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला था। पानी की बूंद बताती कि एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो घूम घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि इसके अंदर क्या है, आखिर समुद्र के अंदर। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। अब पानी की बूंद बताती है कि मैंने इस कार्य को प्रारंभ करने के लिए अंदर गहराई में जाना प्रारंभ किया। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। समुद्र के अंदर की बात बता रही है पानी की बूंद। वो कह रही है कि समुद्र के अंदर जब जैसे जैसे मैं जाने लगी तो अंदर विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियां, कई कई मन भारी कछुए भी देखे। कई कई भारी जो बड़े बड़े कछुए होते वो भी मैंने उस समुद्र के पानी में देखे।
और हाथों वाली मछलियाँ देखी, एक मछली तो ऐसी देखी जो मनुष्यों से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे, वह इन हाथों से अपने शिकार को अपने हाथों से जकड़ लेती थी। और मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुँच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे दे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने एक ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो लालटेन लिए घूम रहा हो। ये एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकाश की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। वह कहती है कि जैसे-जैसे मैं दूर गई तो मुझे समुद्र के अंदर सूर्य का प्रकाश भी दिखाई देना बंद हो गया, जिसके कारण अंधेरा बढ़ने लगा और आँखों को बड़ा करके मैं देखने लगी तो मेरी आँखें दुखने लगी। लेकिन मैं जैसे-जैसे अंदर गई तो मुझे एक प्रकाश दिखाई दिया और उस प्रकाश को देखा तो ऐसा लगा कि वो एक विचित्र जीव था और वो बहुत ही फिर नज़दीक जाकर देखा तो बहुत ही सुंदर मछली थी। उसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी, जो इसे मार्ग दिखाती थी और उसके शरीर से एक ऐसी चमक निकलती थी जो उसी को चलने में सहायता करती थी। इस प्रकार प्रकाश देखकर कितनी सारी छोटी-छोटी जो मछलियाँ थी, वो अनजान मछलियाँ थी उस प्रकाशित चमकीली मछली से और वे अनजान मछलियाँ उसके पास आती थी और ये जो प्रकाशित मछली थी, जो चमकने वाली मछली थी, वह उन मछलियों को छोटी-छोटी मछलियों को खा जाती थी और अपनी भूख मिटाती थी। तो लेखक कहता है कि मैंने कहा कि वह बहुत ही विचित्र जीव है, तो फिर पानी की बूँद कहती है जब मैं नीचे और समुद्र की गहराई की तह में पहुँची तो देखा वहाँ भी जंगल हैं, छोटे ठिंगने, मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत में उगे हुए, वहाँ भी छोटे-छोटे ठिंगने पेड़ हैं, मोटे पत्ते वाले पेड़ हैं, बहुत ही मात्रा में थे। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते जो निपट अंधे तथा महा आलसी थे। वो कहती है कि उन पहाड़ियों की गुफाओं में अनेक प्रकार के जीव थे जो बिल्कुल आलसी और अंधे थे, वो कुछ नहीं करते थे। ये सब देखने में मुझे कई वर्ष लग गए। पानी की बूँद कहती है कि ये सब जो अनोखा जो चित्रण था, ये सब जो अनोखी चीज़ें थी, वस्तुएँ, ये सब जो अनोखा जो एक अनोखी जो अनोखा जो संसार था समुद्र के अंदर का, उसे देखने में मुझे कई वर्ष लग गए। जी मैं आया, ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। करोड़ों जल कण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धँसता जाता है। जैसे ही जल की हर बूँद अपनी जान बचाना चाहती है, तो वो उसकी गहराई में जाती रहती है और समुद्र और गहरा होता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे-पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में तो यही जान पड़ा था कि यही रहना ठीक था, परंतु हम में से कुछ ऐसे उत्साही युवा बूँदें थी, जो वे एक दूसरे के स्वर में बोले कि हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम-घूम कर देखेंगे कि पृथ्वी में क्या छिपा हुआ है। तो वो कहती हैं कि अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर जहाँ पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी नहीं था। बड़ी-बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएँ इधर-उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आस-पास एक दुर्घटना होते-होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़ते जाते थे। मतलब हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हमें इतना मतलब जानने की इतनी उत्सुकता हो रही थी, बड़ी-बड़ी चट्टानें, लाल-पीली चट्टानें, बड़े-बड़े धातुओं के जो बड़े-बड़े ढेले थे, हम सब ने देखा तो हमारी और उत्सुकता बढ़ती रही और हम उस मार्ग में अंधाधुंध बढ़ते जा रहे थे। हमने दुर्घटना की भी चिंता नहीं की। इससे अचानक एक ऐसी जगह पर जा पहुँचे और इस तरह हम एक ऐसी जगह पर जा पहुँचे जहाँ पर बहुत अधिक तापक्रम था। यह हमारे लिए असह्य था और वो तापमान इतना भयंकर था कि वो हमारे लिए असहनीय था। हमारे अगुआ काँपने लगे और देखते-देखते उनका शरीर ओष्ठजन और हद्रजन में विभाजित हो गया। हमारे जो शरीर के अंग थे वो काँपने लगे और उनका शरीर जो था, हम सबका जो शरीर था वो ओष्ठजन यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। फिर मैं अपने और जो बुद्धिमान साथी थे उनके साथ दूर निकल भागी। हम लोग सब एक इस ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह-रह कर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ, हम बड़ी तेज़ी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊँचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक खड़े पड़े थे। अब वो बताती है, ओस की बूँद बताती है कि हम ऐसे स्थान पर पहुँच पड़े जहाँ पर पृथ्वी का गर्भ जो होता है, पर पृथ्वी के अंदर का हिस्सा जो था, वो बार-बार रह-रह कर हिल रहा था और बहुत ज़ोर से धड़ाका हुआ और हम बहुत तेज़ी से बाहर फेंक दिए गए और ऊँचे आकाश में हम उड़ने लगे, उड़ चले।
इस दुर्घटना से हम चौंक तो पड़े थे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें से धुआँ, रेत, पिघली हुई धातुएँ तथा लपटें निकल रही हैं। ये दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखकर हम देखने की हमें बार-बार इच्छा होने लगी। तो वो कहती है कि इस तरह से हमने पीछे मुड़कर देखा तो पृथ्वी फट गई थी, उसमें से धुआँ, रेत, पिघली हुई धातुएँ और लपटें निकल रही थी और ये शानदार दृश्य था और इसे देखने की बार-बार इच्छा हो रही थी। तो लेखक ने कहा कि मैं समझ गया, तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो? तो वो ओस की बूँद कहती है, हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हैं। जब-जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। हमें पीठ पर लादे कभी इधर कभी उधर ले जाती थी। वह बड़े दिन आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। बहुत से भाप कणों के मिलने के कारण हमारा शरीर भारी हो चले थे। हम नीचे झुक आए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली-कुचैली हो एक और बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया, उसे भुलाया नहीं जा सकता। फिर ओस की बूँद कहती है, हम एक बार बड़ी ऊँची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड-खंड हो गया। ये जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा-चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं, तो हमें कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर पाती है। वो कहती है, जो तुम ये धरती पर जितनी भी रेत देखते हो, ये हम ही बनाते हैं। हम ही उसको चबा-चबा कर उस पर गिर-गिर कर पत्थर को चट्टान चट्टान को तोड़ते हैं और ये रेत बन जाती है। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर-उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि को देखनी थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता के भी दिन भी बड़े मज़े के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते-बहते एक नदी के नगर में जा पहुँची। वह बताती है कि मैं बहते-बहते एक नदी के नगर में जा पहुँची। एक दिन नगर में जा पहुँची, मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊँची मीनार में से कुछ काली-काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक होकर उसे देखने के लिए आगे क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्यों को न्योता दे दिया। ज ज्यों ही मैं उसके पास पहुँची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल-नल घूमती फिरी। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा करने में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। एक दिन रात के समय ऐसे स्थान पर मैं जा पहुँची जहाँ नल टूटा हुआ था, परंतु मैं तुरंत उसमें से होकर भाग निकली और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते-घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुँची, वही मैं बेर के पेड़ के पास पहुँची और इतने में वह रुक गई। जैसे ही उसने बेर के पेड़ का नाम लिया, उसके बाद वह रुक जाती है। वह रुक जाती है और वह कहती है, सूर्य निकल आए। बस, लेखक ने कहा कि बस इतना उसने कहा तो ओस की बूँद कहती है, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूँद धीरे-धीरे घटी और आँखों से ओझल हो गई। बच्चों, तो ये पानी की जो कहानी वो यहीं समाप्त होती है। बच्चों, इस कहानी को पढ़ने में बहुत ही आनंद आया है, मज़ा आया है। आप इस कहानी को अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। ये पानी की जो ओस की बूँद थी वो कहाँ से कहाँ तक आती है और उसका जो पूरा सफ़र था हमने इस कहानी में पूरा पढ़ा है। तो बच्चों, ये कहानी इधर ही समाप्त होती है। धन्यवाद।